आइए आज हम लोग गैल्वेनोमीटर के बनावट और उसके कार्य सिद्धांतों का विश्लेषण करते हैं। थोड़ी सी आवाज़ खराब हो गई है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको जो भी बात हम बोले वो समझ में आ जाए। गैल्वेनोमीटर में क्या क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर में कॉनकेव शेप, ध्यान रखेंगे, कॉनकेव शेप का दो मैग्नेटिक पोल होता है। मैग्नेटिक पोल होने का मतलब चुंबक का ध्रुव दो होगा और कॉनकेव शेप होगा, उसका धंसा हुआ पार्ट ऐसे रहता है, इस तरह धंसा हुआ रहता है पार्ट। एक पार्ट को नॉर्थ पोल बोलते हैं, दूसरा पार्ट हमारा साउथ होता है, और उसमें इस तरह का बेलनाकार, इसको लगभग बेलन जैसा मान लो, सिलिंड्रिकल बेलनाकार इस तरह का नर्म लोहे का क्रोड लेते हैं और इस क्रोड पर तांबे के तार को लपेट देते हैं कुछ इस तरह से। तो तांबे के तार को लपेटेंगे तो तांबे के तार ऐसे लपटाएगा, तो इस तरह का डायग्राम आपको हम दिखाएंगे। इस तरह से तांबे का तार लपटा जाएगा, तो तांबे के तार लपेटने से कुछ इस तरह की डायग्राम आपको ए वाला फेज हम चित्र में दिखाएंगे। आपको समझना होगा कि पूरा डायग्राम इस तरह से तांबे का तार लपेटा हुआ है। मान लो ये बेलनाकार एक नर्म लोहा का क्रोड है, इस पर हम तांबे के तार को इस तरह से लपेट रहे हैं और लपेट करके इसको इस तरह का डायग्राम, यानी ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं सर्किल जैसा, वो डायग्राम हम यहाँ दिखा रहे हैं। हालांकि ये पार्ट आपको चित्र में जाकर विलुप्त हो जाएगा, छुप जाएगा, दिखेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो डायग्राम बना रहे वो डायग्राम आपको पूरी है। तो इस तरह का पार्ट आपको इस तरह का पार्ट दिखेगा। ये आपको नर्म लोहे की क्रोड के ऊपर लपेटा हुआ तार होता है और तार को लपेट कर इसमें दो टर्मिनल निकाल देते हैं, एक को माइनस से जोड़ते हैं, एक को प्लस से जोड़ते हैं जब इसको जोड़ना होता है। अब इसके साथ एक स्प्रिंग, इस तरह का स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। अब इस स्प्रिंग के साथ, इस कुंडली के साथ एक सुई इस तरह का एडजस्ट रहता है इसमें। अब इसके ऊपर स्केल लिखा हुआ है। बस इतना ही कुछ व्यवस्था इसमें करना है आपको। ये आर्मेचर है। नर्म लोहे के क्रोड के ऊपर जब तांबे के तार को लपेट करके कुंडली का सृजन करते हैं तो इसका नाम, पूरी व्यवस्था का नाम आर्मेचर होता है। आर्मेचर इस तरह का होता है, लेकिन इसको हम डायग्राम में, चित्र में केवल ए वाला पार्ट को हम शो कर रहे हैं। तो ए वाला पार्ट आपको यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, ठीक है। और इतना ही व्यवस्था इसमें करना है। इसमें एक स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग करता क्या है, तो स्प्रिंग इसमें एडजस्ट रहता है, फिक्स रहता है। पिछले क्लास में हमने बताया था कि जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, अब उस फील्ड में कोई कॉइल रख दिए, यानी तार को लपेट के रख दिए हैं और तार में विद्युत धारा आप देंगे तो तार पर बल लगेगा, बल घूर्ण पैदा करेगा, उसको घुमाएगा। तो पूरी घटना यहाँ पर अब हम समझेंगे कि कैसे काम हो रहा है। पूरी घटनाओं को समझने के लिए एक बार फिर से डायग्राम को स्पष्ट करना चाहेंगे। डायग्राम पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए ताकि आप अपनी बातों को ज़्यादा बेहतर ढंग से एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत कर सकें, है ना। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अत्यंत सरल भाषा में, बिना कोई शोरगुल किए, अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दे। तो ये हमारा नर्म लोहा का क्रोड है, नर्म लोहा का क्रोड है, और नर्म लोहे के क्रोड पर इस तरह से तांबे के तार को लपेट करके ए वाला डायग्राम हम यहाँ दिखा रहे हैं, यानी ए वाला फेज पर तांबे के तार का लपेटा आपको दिखेगा इस तरह से। और इसके ऊपर एक स्प्रिंग का कंट्रोल रहेगा।
स्प्रिंग का कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं, इस तरह का स्प्रिंग लपेटने वाला, इस तरह का स्प्रिंग का कंट्रोल होता है और इसी के साथ एक नीडल सुई यहाँ पर पीछे बीच लगा हुआ है। अब इसके ऊपर स्केलिंग की हुई रहती है, इस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं। अब जैसे ही आप इसको बैटरी या फिर किसी स्रोत से करंट देते हैं तो करंट जाने के बाद होता क्या है, तो पूरी कहानी वही जो मैंने पिछला वीडियो में बताने की कोशिश किया था। तो यहाँ पर जैसे ही इस कुंडली में करंट जाएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस ग्लू ने बना के रखा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी मौजूद होता है। यहाँ पर इस तरह के पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो रेडिकल मैग्नेटिक फील्ड बनता है। रेडिकल यानी आपको त्रिज्या जैसा दिखने वाला यह मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। डायरेक्शन रहेगा नॉर्थ से साउथ की ओर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगभग त्रिज्या जैसा, वृत्त की त्रिज्या जैसा दिखने वाला रहेगा। इस तरह का डायग्राम हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं वो रेडिकल मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। और रेडिकल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए बनाई जाती है क्योंकि रेडिकल मैग्नेटिक फील्ड से इसकी अच्छी एफिशिएंसी यानी अच्छी क्षमता प्राप्त होती है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को हम स्ट्रेट लेते हैं, अगर हमारा पोल इस तरह का होता है स्ट्रेट पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह का आता है। ये रेडिकल नहीं होता, और रेडिकल नहीं होता तो इसकी वजह से जो भी गैल्वेनोमीटर का निर्माण होता है वह गैल्वेनोमीटर उतनी सक्षम, उतना एक्टिव नहीं हो पाता, उतना बेहतर नहीं बन पाता। इसलिए हम क्या करते हैं, तो मैग्नेटिक पोल के रूप में कॉनकेव मैग्नेटिक पोल को लेते हैं। कॉनकेव धंसा हुआ। अब ये जो मैग्नेटिक पोल, कॉनकेव वाला जो मैग्नेटिक पोल होता है, चुंबकीय ध्रुव जो होता है, वह रेडिकल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और रेडिकल मैग्नेटिक फील्ड से अच्छी क्षमता का गैल्वेनोमीटर बन जाता है। तो इस तरह का काम होता है। अब काम को समझिए क्या करता है, काम कैसे होती है। जैसे इसमें करंट जाता है, तो मैंने पिछला क्लास में बताया था कि अगर कोई कॉइल आपने लिया है और कॉइल मतलब तार के लपेटा, तो तार का लपेटा यानी कॉइल आपने लिया है और कॉइल में विद्युत धारा दे रहे हैं और कॉइल पहले से मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, तो कॉइल में विद्युत धारा जाने से और पहले के मैग्नेटिक फील्ड के रहने से, याद रखेंगे पहले से मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, यहाँ पर आसपास में मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें आपने कॉइल रखा, कॉइल रख के कॉइल में धारा दिया, तो करंट जाने से कॉइल पर टॉर्क बनेगा और टॉर्क जो बनेगा उसका फॉर्मूला बताया है MBIA। एल होगा कुंडली में फेरों की संख्या, बी होगा बाहर का मैग्नेटिक फील्ड, आई होगा करंट जो कॉइल में जा रहा है, और ए होगा एरिया। एरिया कौन सा, तो कॉइल लपेटने के लिए आप जितना क्षेत्रफल लेते हैं उसी क्षेत्रफल को यहाँ पर शामिल करना है। तो कॉइल को मान लो हमने इतना क्षेत्रफल में लपेटा है, तो ये क्षेत्रफल जो है यहाँ पर शामिल कर दिया जाएगा। ये तमाम चीजें इसमें है। जैसे ही करंट इसमें जाएगा, कॉइल में वाला घूर्ण बनेगा और कॉइल घूमना शुरू कर देगा। अच्छा, कॉइल जब घूमेगा तो यह अपने साथ सुई को भी घुमाना शुरू कर देगा। अच्छा, कॉइल घूम करके खास जगह पर जा करके रुक जाएगा। मान लो कॉइल में आपने करंट दिया, करंट पा करके कॉइल में बला घूर्ण पैदा हुआ, बला घूर्ण इसको घुमा करके यहाँ तक पहुँचाया, फिर यहाँ रुक गए। ये रुका किसकी वजह से, तो रोकने वाला यहाँ पर यह स्प्रिंग जो आप इस तरह का स्प्रिंग लगाए हैं, यही स्प्रिंग इसको रोका है। इस तरह का जो स्प्रिंग है, यही स्प्रिंग इसको रोका है। रोका क्या, तो यह स्प्रिंग का जो काम है, इसका काम है कि एक निश्चित सीमा तक के मुड़ेगा, लपटाएगा।
अब हुआ क्या, तो मान लो कि इसमें जो करंट गया उस करंट से बला घूर्ण जो पैदा हुआ उस बला घूर्ण से मात्र 30 डिग्री तक घूमा। कल्पना करो कि मैंने इसमें करंट दिया, करंट जाने के बाद यह घूमना शुरू किया, तो घूमता तो पूरा घूम जाता, लेकिन यह स्प्रिंग इसको पूरा घूमने से रोक रही है। और स्प्रिंग कर क्या रही है, तो इसको एक रेट के मुताबिक इसको रोक रही है। तो मान लो कि इसमें करंट गया, करंट जाने के बाद ये घूमना शुरू किया, तो मान लो कि मैंने इसमें 10 मिली एम्पियर का करंट दिया था। एक केवल माइंड को सेट करने के लिए एग्जांपल दे, 10 मिली एम्पियर के करंट पा करके मान लो कि यह सुई 30 डिग्री घुमा, 30 डिग्री घुमा, यानी इस स्प्रिंग ने इस सुई को 30 डिग्री तक घूमने की अनुमति प्रदान किया। आप जैसे कहीं पर जाते हैं तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन लग गया है, मान लो कि एक ऐसा जगह है जहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, किसी ने रिस्ट्रिक्शन में लगा रखा है कि आप 10 रुपया लेकर आइएगा, 10 रुपया का टिकट कटाइएगा, तो हमारे पार्क में 10 रुपये के आप टिकट खरीदते हैं तो हमारे पार्क में आप 20 मिनट तक घूम सकते हैं। कुछ ऐसा शर्त लगाया गया है कि 10 रुपये का टिकट आप खरीदेंगे तो 20 मिनट तक हम अपने पार्क में घूमने देंगे। तो 20 रुपये का टिकट आप खरीदिएगा तो 20 मिनट तक हम आपको 40 मिनट तक अपने पार्क में घूमने देंगे, यानी जितना का टिकट आप खरीदेंगे उतना देर तक हम अपने पार्क में घूमने देंगे। ये आपका जो शर्त हो गया, ये शर्त हो गया टिकट के दाम और हमारे द्वारा दिए गए घूमने की टाइम की अनुमति। हम कितना टाइम तक आपको घूमने देंगे अपने पार्क में, वह आपके द्वारा खरीदे गए टिकट के दाम के अनुसार डिसाइड किया जाएगा। वैसा ही काम ये कर रहा है। यहाँ पर घूमने की दायरा है, तो मान लो कि 10 मिली एम्पियर इसमें करंट गया, तो इस करंट से मान लो कि 5 यूनिट टॉर्क बना। कितना यूनिट टॉर्क बना? 5 यूनिट। हालांकि इसका कोई हम कैलकुलेशन अलाउ नहीं कर रहे, केवल आपके माइंड को सेट करने के लिए घटनाओं का परिदर्शन हो जाए, समझ में आ जाए, इस बात के लिए हम ये उदाहरण के रूप में आपके पास परोस हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ, तो मान लिया जाए कि मैंने इसको 10 मिली एम्पियर का करंट दिया, 10 एम्पियर के करंट पा करके कॉइल को टॉर्क मिला 5 यूनिट, और 5 यूनिट पाने के बाद कॉइल घुमा 30 डिग्री, यानी 10 मिली एम्पियर करंट गया, 10 मिली एम्पियर करंट गया, टॉर्क बना 5 यूनिट, और 5 यूनिट टॉर्क बनने पर यह जो स्प्रिंग है वो कहा कि 5 यूनिट का टॉर्क बना ले हो 30 डिग्री तक हम मुड़ जाएंगे, यानी 30 डिग्री तक तोहरा घूमे देखो, तो 30 डिग्री तक ही घूमेगा। एक्चुअली में कॉइल 30 डिग्री घूमेगा और इसी के चक्कर में स्प्रिंग 30 डिग्री मुड़ जाएगा, लपटा जाएगा। अब जब यहाँ पर स्प्रिंग, यहाँ पर यह हमारा जो सुई है रुक गया, तो रुक गया, तो यहाँ पर जैसे ही आप करंट काटेंगे तो यह सुई यहीं पर नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग है। सुई के घूमने से, कॉइल के घूमने से स्प्रिंग लपटा गया है, लपटा करके यहाँ पर पहुँच गया। स्प्रिंग लपटाया और लपटा करके सुई यहाँ पर पहुँच गया। अब स्प्रिंग जब कॉइल नहीं जाएगा, कॉइल में धारा नहीं जाएगा, तो यह स्प्रिंग जो लपटाया था वह पुनः खुलना शुरू कर जाएगा। अभी अपना आकार पहले जैसा करेगा और अपने आकार को पहले जैसा बनाने के चक्कर में यह पुनः सुई को पहले वाला स्थान पर ला के रख देगा। तो जब करंट जाएगा, करंट जाने से इसमें टॉर्क बनेंगे, टॉर्क बनने से यह घूमेगा, घूमेगा तो स्प्रिंग लपटाएगा, घूम करके एक निश्चित जगह पर आकर के रुक जाएगा। जहाँ पर रुकेगा वहाँ पर एक चीज की गारंटी होगी
कि धारा की वजह से कॉइल में बनने वाला टॉर्क अब स्प्रिंग के लपटाने से बनने वाला रीस्टोरिंग टॉर्क, स्प्रिंग जब लपटाता है तो वहां पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क बनती है। यह रीस्टोरिंग टॉर्क करता क्या है, तो लपटा तो जाता है लेकिन फ्री होने के बाद ये पूरा खुल करके पहले जैसा हो जाएगा, लपटा जाएगा। लपटाते वक्त लपटा गया, जब उसको आप छोड़ देंगे तो पहले जैसा खुल करके हो जाएगा। इसका एक काम है। तो रीस्टोरिंग इसलिए क्योंकि वो पहले जैसा होना चाहता है। तो जब करंट जाएगा तो कॉइल में टॉर्क बनाएगा यानी इस कॉइल को घुमाएगा, और घुमाएगा तो सुई घूमेगा। अच्छा, इसके कॉइल के घूमने के चक्कर में स्प्रिंग लपटाएगा और लपटा करके एक रीस्टोरिंग टॉर्क बनाएगा। जहां पर सुई रुक गया वहां पर मान लीजिए कि जितना टॉर्क करंट का था, करंट की वजह से जितना कॉइल पर टॉर्क बना था उतना ही टॉर्क स्प्रिंग मोड़ करके बना दिया है। यानी स्प्रिंग लपटा करके उतना ही टॉर्क बनाया जितना इसको करंट का टॉर्क हुआ। कॉइल के करंट के टॉर्क की वजह से आगे घुमा, अब करंट चला जाएगा तो स्प्रिंग का जो टॉर्क है वो काम करना शुरू करेगा। अब इस सुई को पीछे लेकर आ जाएगा, फिर आप करंट दीजिएगा, फिर घूमेगा, अब एक जगह पर रुक जाएगा। जहां पर रुकेगा सुई, यहाँ पर रुकेगा तो यहाँ पर करंट के द्वारा कॉइल में बनने वाला टॉर्क अब स्प्रिंग के लपटाने से कॉइल में स्प्रिंग के लपटाने से जो टॉर्क बना है वह दोनों टॉर्क आपस में इक्वल हो जाएगा। स्प्रिंग का टॉर्क उसको आगे बढ़ने से रोक देगा और करंट का टॉर्क उसे आगे बढ़ाना चाहेगा। तो जितना टॉर्क आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा उतना ही टॉर्क स्प्रिंग का पीछे लाने की कोशिश करेगा। अब होगा ऐसा कि स्प्रिंग करंट का टॉर्क इसको आगे घुमाना चाह रही है, स्प्रिंग का टॉर्क इसको पीछे लाना चाह रही है। अब क्या कर रहा है, तो दोनों जितना आगे घुमाने की कोशिश कर रहा है उतना ही पीछे लाने की कोशिश कर रहा है। आगे पीछे के चक्कर में वजह खड़ी हो जाता है, ना आगे बढ़ पाता है और ना पीछे आ पाता है। इसी तरह का मैकेनिज्म आपको गैल्वेनोमीटर में काम करता है। बात बिल्कुल स्पष्ट है। बात को एक बार फिर से हम आपको दोहरा देते हैं। गैल्वेनोमीटर में जैसे करंट देते हैं, करंट जाने के बाद यह कॉइल में टॉर्क बनता है, टॉर्क से यह घूमने लगता है, घूमने के चक्कर में इसमें फंसा हुआ स्प्रिंग लपटाता है। अच्छा, स्प्रिंग लपटाते लपटाते घूमते हुए यहाँ पहुँचा। यहाँ पर अगर स्प्रिंग, यहाँ पर अगर सुई आकर रुक गया है तो इसका मतलब ये है कि जितना करंट से टॉर्क बना उतना ही स्प्रिंग के मुड़ने से, स्प्रिंग को लपटाने से टॉर्क बन गया और दोनों टॉर्क इसको बैलेंस करके यहाँ रुक गया। अब जैसे ही करंट काट दीजिएगा तो जो स्प्रिंग का टॉर्क है वह लपटा खा करके सिकुड़ गया है। अब जैसे इसको रोक दीजिएगा तो लपेटा खुलेगा, अब खुलेगा तो खुलने, जब यह आगे बढ़ रहा था तो छोटा हो रहा था स्प्रिंग, जब ये आगे बढ़ रहा था स्प्रिंग तो स्प्रिंग लपटा के छोटा हो गया। स्प्रिंग का नेचर है कि ना छोटा बन के रहना चाहता है ना बड़ा बन के रहना चाहता है, वो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहना चाहता है। तो आप करंट दिए, घूम करके लपटा गया और लपटा के छोटा हो गया। अब करंट चला जाएगा तो यह पुनः फैलेगा। अब इसका जो लपेटा है वो खुलेगा और खुलेगा तो इस सुई को आगे जाने से लपटाया था तो पीछे जा करके यह पहले जैसा आकार प्राप्त कर देगा। फिर करंट जाएगा, घूमेगा, रुक जाएगा, करंट काट दीजिएगा, यह पहले जैसा हो जाएगा। तो स्प्रिंग इस सुई को बार बार अपने मिड पोजीशन पर, अपने जगह पर लाने की कोशिश करता है। वरना होता क्या कि करंट देते सुई यहाँ पर जाकर के रुक भी जाता तो लाने के लिए हमको अलग से कुछ तरीका अपनाना पड़ता, सुई को घुमा के हाथ से लाना होता। इसके लिए ऑलरेडी स्प्रिंग यहाँ पर अप्लाई है। यह स्प्रिंग क्या करेगा, घूमेगा, रुकेगा, करंट कटेगा तो स्प्रिंग अपने जैसा पुनः स्प्रिंग इसको मोड़ करके अपने जगह पर। यही मैकेनिज्म आपको गैल्वेनोमीटर में काम करती है।
अगले क्लास में अभी हमारी तबीयत कुछ बेहतर नहीं चल रही है, कुछ आवाज़ का प्रॉब्लम है, कुछ अन्य समस्याएं हैं, इसकी वजह से अभी बहुत बेहतर आपके पास वीडियो नहीं जा सकती है। हालांकि हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि आपके लिए हम कुछ बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकें। आवाज़ कमज़ोर होगी, ज़ोर से नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज़ोरदार कहेंगे, बातें समझेंगे। अगले क्लास में हम गैल्वेनोमीटर से आमीटर, गैल्वेनोमीटर से वोल्टामीटर बनाने की तरीका समझाएंगे। उसी में आपको समझाएंगे कि शंट प्रतिरोध क्या होता है और किस तरह से काम करता है। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहें। मैं सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें सीखने के लिए कहूँगा। आप अगर मेरे वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं तो मेरे लिए सबसे बड़ी बेनिफिट, सबसे बड़ा बोनस चाहिए। और एक बताओ, आपके लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में एक अलग पहचान बनाए रखना, दुनिया में एक अलग पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की दलान बनाए रखना। हर चेहरे फेयर लवली लगाने से नहीं चमकते, चेहरे केवल फेयर लवली लगाने से नहीं चमकते हैं, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना। तो गैल्वेनोमीटर का मैकेनिज्म आप लोग समझ गए। अगले क्लास में हम गैल्वेनोमीटर से आमीटर, वोल्टामीटर इस तरह के यंत्र बनाने के लिए सीखेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, लव ऑल ऑफ यू, जय हिंद।